ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार नागार्जुन के बादल को घिरते देखा है काव्य का आस्वाद करेंगे। कविता के आस्वाद से पहले हम उसके रचनाकार कवि नागार्जुन का परिचय प्राप्त करते हैं। कवि नागार्जुन बड़े ही अनोखे इंसान थे। वे स्वभाव से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे कहीं भी एक जगह टिककर नहीं रहा करते थे। नागार्जुन जगह जगह भ्रमण करते रहते और उस यात्रा को जी भर के जीते थे। उसे हृदयपूर्वक महसूस करते थे और फिर उन अनुभवों को वे अपनी कविता का विषय बनाते थे। वे केवल भारत ही नहीं अपितु आसपास के अनेक देशों में भी भ्रमण कर आए हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार आदि में घूमने के साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान के लगभग समस्त भागों का भी भ्रमण किया है। उनकी प्राथमिक शिक्षा परंपरागत रूप से संस्कृत में हुई। बाद में उन्होंने काशी से आचार्य की उपाधियां प्राप्त की। बाबा नागार्जुन अनेक भाषाओं के जानकार थे। मातृभाषा मैथिली के उपरांत संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सिंहली, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि अनेक भाषाओं के वे अच्छे ज्ञाता थे। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, झमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि उनके कविता संग्रह है। इसके अतिरिक्त निबंध, कहानियां, संस्मरण और अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन कार्य किया है। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार और हिंदी अकादमी दिल्ली के शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। नागार्जुन ने सक्रिय रूप से राजनीति में भी हिस्सा लिया था। नागार्जुन मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के लेखन से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में किसानों के सशस्त्र विद्रोह का समर्थन किया और बाद में 1974 में बिहार के जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सरकार विरोधी आंदोलन में पूरी तरह शामिल हो गए। इस दौरान उन्हें 11 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। नागार्जुन जन भाषा के सशक्त और प्रयोगशील कवि है। नागार्जुन की रचनाएं हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। नागार्जुन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। वे अपने समकालीन लेखकों और प्रशंसकों के द्वारा प्यार से जन कवि कहे जाते थे। नागार्जुन की कविताओं में मुख्य रूप से राजनीति, आम लोगों की समस्याएं, किसानों और श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। हिंदी साहित्य में नागार्जुन सही अर्थ में भारत के प्रतिनिधि जन कवि है। नागार्जुन को हिंदी कविता के आधुनिक कबीर भी
कहा जाता है। जिस तरह कबीर जी अपने समय की विसंगतियों पर अपने अक्कड़ अंदाज में निशाना साधते थे, नागार्जुन भी अपने दौर में वही करते हैं। नागार्जुन की कविता तथा उनका व्यंग्य समाज में सत्य को खोजता है और यह एक ऐसा व्यंग्य है जो भीड़ के अंदर घुसकर सत्य को खोजने का प्रयत्न करता है। समाज के किसी भी सत्य का सामना जब उनसे होता है तो उनकी कविता आकार लेने लगती है। नागार्जुन हिंदी के एक ऐसे कवि है जिनकी कविता का दायरा काफी फैला हुआ है। संस्कृत, बांग्ला, मैथिली और हिंदी कविता की परंपरा का मेल नागार्जुन की कविताओं में देखा जा सकता है। नागार्जुन ने प्रकृति, प्रेम और राजनीति जैसे सभी विषयों पर कविता लिखी है। नागार्जुन के बारे में प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, नागार्जुन की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में होती है, न नई कविता के प्रसंग में। फिर भी कविता के रूप संबंधी जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं, उतने शायद ही किसी ने किए हों। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे और नाटकीयता में तो वे वैसे ही लाजवाब है। जैसी सिद्धि छंदों में, वैसा ही अधिकार बेछंद या मुक्त छंद की कविता पर। उनके बात करने के हजार ढंग है और भाषा में भी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत की संस्कारी पदावली तक इतने स्तर है कि कोई भी अभिभूत हो सकता है। तुलसीदास और निराला के बाद कविता में हिंदी भाषा की विविधता और समृद्धि का ऐसा सृजनात्मक संयोग नागार्जुन में ही दिखाई पड़ता है। बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने अपने मानसरोवर यात्रा के दौरान की स्मृतियों को काव्य के रूप में उतारा है, जिसमें वे दुर्गम घाटियों में पहुंच जाने के उपरांत वहां पर जो मनोरम दृश्य देखते हैं, उस सुंदरता का, उस अतुलनीय उदाहरण को इस कविता में व्यक्त करते हैं। इसमें कवि ने बादल तथा प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। तो अब सुनते हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास के स्वर में इस कविता का मधुर स्वरांकन। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, तिक्त मधुर विष
तो खोजते, हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहते हैं अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल यानी कि मल रहित, निर्मल या स्वच्छ, और धवल यानी कि उजला या सफेद। गिरि शब्द का अर्थ होता है पहाड़ और शिखर यानी कि पर्वत की चोटी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी हिमालय के पहाड़ों की यात्रा का अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने हिमालय के उज्जवल शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से स्वयं अमल धवल अर्थात स्वच्छ उज्जवल हिमालय के शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। यहाँ कवि ने बादलों के घिरने की छटा का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुहिन यानी कि तुषार और तुहिन कण यानी कि तुषार के बूंद जो बर्फ के कण बन गई है। स्वर्णिम यानी कि सुनहरी और झील शब्द प्राकृतिक जलाशय या सरोवर के लिए प्रयोग किया जाता है। कवि कहते हैं कि उन्होंने बादलों के मोती जैसे शीतल कणों के ओस की बूंदों के रूप में मान सरोवर झील में स्थित कमल पत्रों पर गिरते हुए देखा है। उन्होंने मान सरोवर में खिलने वाले कमलों को स्वर्णिम बताया है। बर्फ के ओस कण जब कमल पर गिरते हैं तो वे मोती जैसे दिख रहे हैं, जैसे छोटे छोटे मोती के कण होते हैं। ठीक उसी प्रकार वह तुहिन कण प्रतीत हो रहे हैं। कवि कहते हैं कि उस शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के स्वर्णिम सोने जैसे कमलों पर गिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। यहाँ पर बर्फ के छोटे छोटे कणों को गिरते हुए
कवि ने देखा है उसका मनोरम चित्रण किया है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। श्यामल यानी कि हल्का सा काला और सलील यानी कि पानी। पावस शब्द का अर्थ है बारिश या वर्षा और उमस यानी कि वह गर्मी जो हवा न चलने पर मालूम होती है। आकुल का अर्थ है व्यग्र या घबराया हुआ और तिक्त मधुर जिसका अर्थ है कड़वा और मीठा। बीज तंतु यानी कि कमल नाल के तंतु। तो कवि कहते हैं कि हिमालय के कंधों पर यानी कि हिमालय के ऊंची ऊंची चोटियों पर अनेक झीलें स्थित है। ऊंचे हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में कवि कहते हैं कि इन झीलों का पानी श्याम और नीले रंग का दिखाई देता है। इन झीलों के शांत और गहरे नीले जल में पावस की उमस से यानी कि मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से व्याकुल हंस शरण लेते हैं। जब समतल देशों में वर्षा ऋतु में गर्मी पड़ती है तो उमस पैदा हो जाती है। इसी उमस से बचने के लिए पक्षी हिमालय की झीलों की ओर चले जाते हैं। हंस झीलों में खिले कमलों की नाल में कड़वे एवं मीठे तंतुओं को खोजकर खाते हैं। कवि ने इन हंसों को पानी पर तैरते हुए कमल नाल के भीतर स्थित तीखे और मीठे कोमल तंतुओं को खोजते हुए देखा है। कवि एक बार फिर कहते हैं कि मैंने इन पक्षियों के साथ हंसों को भी झीलों में तैरते हुए देखा है। इस प्रकार कवि इन पंक्तियों में झीलों में विचरण करते हुए हंसों का वर्णन करते हैं। तो इस कविता में अब तक हमने देखा कि कवि को हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसके निर्मल स्वच्छ बर्फ से आच्छादित पर्वत की चोटियों पर बादल को घिरते हुए देखने का, छोटे छोटे मोती जैसे बर्फीले जल के शीतल कणों को कमल के सुनहरे फूलों पर गिरते हुए देखने का, हिमालय की पहाड़ियों में स्थित छोटी बड़ी झीलों में समतल देशों से वर्षा ऋतु की गर्मी या पावस की उमस को मिटाने के लिए आए हुए कमल नाल के तिक्त और मीठे तंतुओं को खोजते हुए हंसों को भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कवि हिमालय क्षेत्र की प्राकृतिक समृद्धि और उसके सौंदर्य के दर्शन से अभिभूत हो गए हैं। इनके अलावा कवि ने इस कविता में एक सुंदर पक्षी युगल का भी मनोरम चित्र अंकित किया है। रात्रि के वियोग के बाद सूर्योदय के साथ चकवा चकवी पक्षी का अद्भुत मिलन और प्रणय कलह का दृश्य भी कवि को देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत पर और मान सरोवर के जल में बसंत ऋतु के प्रभाव में कवि किस प्रकार सौंदर्य का दर्शन करते हैं, तो इस कविता के दूसरे हिस्से का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।